थोड़ी देर में शुरू होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। कल जैसलमेर से जयपुर लौटेंगे सभी विधायक। बीजेपी की साजिश नहीं होगी कामयाब। पायलट की वापसी के बाद बोले सीएम गहलोत, कांग्रेस की ताकत बढ़ी, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। करीब 1 महीने बाद सचिन पायलट की घर वापसी। दिल्ली से पहुंचे जयपुर, जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। मीडिया के सामने हुए भावुक। पद नहीं, आत्मसम्मान का था मामला। यह व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, न्यूज 18 से बोले सचिन पायलट। राजनीति में भाषा की मर्यादा जरूरी। वापस आए सचिन पायलट, खत्म हुआ मरुधरा का संकट। कैसे मिटी दूरियां, कैसे टला संकट, करेंगे प्राइम डिबेट में बहस। आपके साथ में जेपी शर्मा। पिछले 2-2.5 दशक की राजनीति राजस्थान में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की राजनीति रही है। 1998 में अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने, 2003 में राजे बनी, 2008 में फिर गहलोत बने, 2013 में फिर राजे बनी और फिर 2018 में गहलोत। यानी 5 साल की आवृत्ति पर सरकार बदलती रही है और प्रदेश की कमान इन्हीं 2 नेताओं के हाथ में रही है। गहलोत और राजे दोनों को ही बाहरी चुनौतियों के साथ साथ अपनी अपनी पार्टी में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता रहा है और दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के अंदर की चुनौतियों को बहुत कारगर तरीके से डील भी करते रहे हैं। पर इस बार तस्वीर थोड़ी बदली हुई है। 2014 की जनवरी से पहले प्रदेश की राजनीति के प्रति अनमने रहे सचिन पायलट ने 2018 में सीएम बनने के लिए खुलकर ताल ठोंकी और सरकार के 1.5 साल होते होते सचिन की नाराजगी बगावत में बदल गई। उधर वसुंधरा राजे के कद का भाजपा में कोई नेता नहीं होने के बावजूद केंद्रीय नेतृत्व से पटरी नहीं बैठ पाना राजे को पार्टी में असहज कर रहा है। आज सचिन पायलट समेत बागी खेमा वापस जयपुर लौट गया है और पटाक्षेप हो गया है 1 महीने की कश्मकश का। तो हालिया कश्मकश का पटाक्षेप कितने लंबे अरसे तक सरकार को आराम से बैठने देता है और अगले कुछ अरसे में सियासत की गाड़ी किस तरफ जाएगी, इसको लेकर क्या अंदाजे हैं, इस पर प्राइम डिबेट में आज बातचीत होगी। पहले रिपोर्ट। खत्म हुआ मरुधरा का संकट, वापस आए सचिन पायलट। और एक उच्च स्तरीय कमेटी बनी है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की, जो समयबद्ध तरीके से इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए नियुक्त की गई है। 1 महीने तक चली सियासी उठा पटक का अंत। संवाद में शालीनता विनम्रता अगर हमें रखनी है, अगर आने वाली पीढ़ी को उदाहरण स्थापित करना है, तो मैंने वो घूंट पीकर भी कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग इंसान नहीं हैं। सचिन पायलट बोले, पद नहीं सम्मान के लिए उठाई आवाज। हमेशा ये कोशिश की है कि राजनीतिक संवाद हो, शब्दों का चयन हो, शब्दावली हो, बहुत सोच समझ के अपनी बातों को रखना चाहिए। सीएम ने कहा 5 साल तक चलेगी कांग्रेस सरकार, अभिभावक बनकर रहूंगा। पार्टी एकजुट रहेगी, पार्टी 5 साल तक शासन करेगी, अगला चुनाव जीत के आएंगे हम लोग। और जब तक मैं रहूंगा जिंदा, तब तक आपका अभिभावक के रूप में रहूंगा। सीएम गहलोत बोले, बीजेपी का षड्यंत्र फेल रहा। ये जो बीजेपी ने षड्यंत्र किया है, इसका सबक सिखाने का मौका अब आम जनता के सामने आएगा। अगला चुनाव 2023 का चुनाव आएगा। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने कहा, तूफान से पहले की है खामोशी। इस हाई प्रोफाइल ड्रामा में का पटाक्षेप जरूर हो गया, परंतु अब भी तूफान से पहले की शांति है। सत्र से पहले खत्म हुआ सियासी घमासान। सुलझ गया संकट, अब आगे क्या? आज प्राइम डिबेट में हमारे साथ स्टूडियो में मेरे साथ अविनेश महर्षि जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। एसपी मित्तल साहब, ब्लॉगर और संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
सुरेश जैन साहब हैं, आप विश्लेषक हैं, ओम सैनी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, और हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़े हैं जो लंबे अरसे से राजस्थान की राजनीति को कवर करते रहे। बाबूलाल, आपसे ही शुरुआत करता हूँ। ये मुहावरा बचपन से सुनते आए हैं हम कि तूफान से पहले की शांति, ये थोड़ा सा विस्तार पा गया है इन दिनों में। तूफान पहले, फिर शांति, और अब फिर कहा जा रहा है कि फिर तूफान आएगा। अभी तक तो ये उससे पहले की शांति है। ये समझना ज़रूरी है आज दर्शकों के लिए कि मीडिया के ज़रिए दोनों पक्षों की तरफ से जो बातें आई, वो बातें और उनको कहने का लहजा क्या संकेत देता है? जी बिल्कुल, तो तात्कालिक तौर पर आपको शांति दिखती है, लेकिन आप जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो मन में क्या है, दिल में क्या है, ये चीज़ें बाहर आएंगी। अभी सचिन पायलट दिल्ली से आ जरूर गए हैं, लेकिन उनकी अशोक गहलोत से मुलाकात नहीं हुई है। जब दोनों नेता एक साथ बैठ करके और गिले शिकवे दूर नहीं कर लेते, उनके बीच में कोई बातचीत जब तक नहीं हो जाती, तब तक कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। क्योंकि अभी कमान की ओर से कमेटी बनाई जा रही है, वो कमेटी किस तरह का फार्मूला सुझाएगी और शांति वार्ता होगी दोनों के बीच में, उसमें किस तरह से जो असंतुष्ट हैं उनको एडजस्ट किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें जब तक नहीं हो जाएगी तब तक आप इसे स्थायी शांति नहीं कह सकते। क्योंकि अभी भी जो गहलोत के विधायक है वो एडामेंट हैं, वो अभी भी अड़े हुए हैं कि जिन लोगों ने पार्टी के साथ दगाबाजी की, बगावत करी, उन लोगों को पार्टी में ओहदे नहीं मिलने चाहिए। और सचिन पायलट ने तो काफ़ी कुछ खोया भी। जब वो दिल्ली गए थे तब वो दो मंत्रालय थे उनके पास में, डिप्टी सीएम थे, पीसीसी के चीफ थे, लेकिन आज जब वो लौटे हैं तो सिर्फ एक विधायक के तौर पर लौटे हैं। लेकिन उन्होंने अपने समर्थक वर्ग में एक लहर पैदा करने की कोशिश की है कि उन्होंने हक की लड़ाई लड़ने की पूरी कोशिश की है। पार्टी आलाकमान ने उनको सुना है और उनकी बात सुनी जाएगी, लेकिन ये सुनी कब जाएगी, कब कोई बात बनेगी। लेकिन फिलहाल तात्कालिक तौर पर कांग्रेस में जो फूट दिखाई पड़ती थी वो विधानसभा के सत्र में नजर नहीं आएगी। वहां पर कांग्रेस पार्टी एकजुट दिखेगी, लेकिन बीजेपी के मंसूबे इस बीच जो हैं वो बिल्कुल फेल हो गए हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं आया है। फिलहाल गहलोत और पायलट जब तक मिल नहीं लेते, दोनों मीडिया के सामने एक साथ जब तक नहीं आते, तब तक जेपी जी ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये दूर जो है पट गई हैं। कोई स्थायी शांति की उम्मीद अभी तक नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि सचिन पायलट अभी आए हैं, दोनों के बीच में कोई बातचीत हुई नहीं है। जो असंतुष्ट विधायक हैं उनमें से कुछ विधायक मिले जरूर हैं अशोक गहलोत से, लेकिन बात क्या होगी जब दोनों मिलेंगे, तो क्या अशोक गहलोत उनको माफ कर पाएंगे और फिर क्या खोई हुई जगह सचिन पायलट अपनी राजस्थान बना पाएंगे? ये बहुत बड़ी चुनौती है सचिन पायलट के सामने। उनको फिर से अपनी वफादारी साबित करनी होगी और इसके लिए उन्हें लंबा संघर्ष भी करना पड़ सकता है। इसके लिए उन्होंने जनता के बीच में जाने का रास्ता वो शायद चुनेंगे। और आज लोग जुटे हैं, वो इस बात की कोशिश भी है उनकी ओर से कि मैं अभी खत्म हुआ नेता नहीं हूं, संघर्ष कर रहा हूं और मेरे में मादा है, इसलिए लोग अभी भी मेरे साथ आ रहे हैं। लेकिन क्या अशोक गहलोत उन्हें मन से माफ कर पाएंगे, ये देखना बाकी है। ये सवाल अब बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एसपी मित्तल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी? देखिए, बाबूलाल ने जो बात कही, हम एक मिनट के लिए फ़र्ज़ करें कि दोनों तस्वीर में एक साथ उस तरह से दिखाई दे रहे हैं जैसे 2018 में दिखाई दिए थे या उससे पहले दिखाई देते थे। तमाम मतभेद के बावजूद गले मिलते थे। राहुल गांधी ने गले मिलाया और ये कहा हमेशा कि हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। अब जो तस्वीर बनती है वो इस एक महीने के घटनाक्रम के बाद, जिस बीच सचिन पायलट को निकम्मा और नाकारा कहा जा चुका है, जिस बीच अशोक गहलोत को जो पार्टी संगठन महामंत्री बनाती है, गुजरात जैसे राज्यों में, कर्नाटक जैसे राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करने का उनको श्रेय दिया जाता है। 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। उनके लिए ये कहा गया कि इस नेतृत्व पर संदेह है, ये नेतृत्व कार्यकुशलता इस नेतृत्व की जो है वो संदिग्ध हो गई है, विकास कार्य ठप हो गए हैं। दोनों तरफ से इतनी गंभीर बातें कही जा चुकी हैं। शब्दों का चयन हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन बात की में जो कटुता है वो इसी स्तर की है। ये कह देने के बाद इन दोनों का एक साथ कोई मंच शेयर करना, सार्वजनिक रूप से आकर कहना कि हमारे बीच में अब कुछ नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, ये बात कितनी व्यावहारिक लगती है मित्तल साहब? जेपी जी, मेरा मानना है कि मैं कल रात से और आज सवेरे से सचिन पायलट जी को सुन रहा हूँ। जो मुद्दे उन्होंने पहले उठाए थे वही मुद्दे वो आज भी उठा रहे हैं। वही बात कह रहे हैं कि जब मैंने प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला तो 21 विधायक थे। उनका अभी भी ये कहना है कि कार्यकर्ताओं को सरकार में सम्मान नहीं मिला। उनका अभी भी ये कहना है कि जो वायदे हमने चुनाव में किए थे वो वायदे पूरे नहीं हुए। ये सारी बातें वही है जो पायलट साहब पहले कहते गए।
अब ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत में और सचिन पायलट जी में कोई समझौता हो गया, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि समझौता हुआ कैसा। पायलट तो अपनी उन्हीं बातों पे कायम है जो पहले अब तक कहते आ रहे थे। और आज हमने दिन भर की गतिविधियों में देखा कि जब अशोक गहलोत साहब जब जैसलमेर के लिए रवाना हो गए तो उसके बाद में सचिन पायलट जयपुर में आए। मतलब जो कांग्रेस हाईकमान के सामने जो फार्मूला तय हुआ, उसके बाद में अभी तक भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच कोई वार्ता नहीं हुई है। अशोक गहलोत जी अपनी बात पे अभी भी कायम है। उनका बार बार ये कहना है कि ये भाजपा का षड्यंत्र है और भाजपा वाले हमारे विधायकों को खरीद रहे थे। लेकिन आप पूरे घटनाक्रम में देखें, आज मैंने CNN न्यूज 18 पे सचिन पायलट जी का विशेष इंटरव्यू सुना। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शब्द नहीं कहा। यानी कि जो अलग अलग बातें हैं, सचिन पायलट अलग बात कह रहे हैं, अशोक गहलोत अलग बात कह रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि जो ये कहा जा रहा है कि इन दोनों में कोई समझौता हो गया, मुझे नहीं लगता कि समझौता हुआ है। दोनों लोग अपनी अपनी बात पे कायम है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो 3 निर्दलीय जिन पर एसओजी ने राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था, सुरेश टाक, ओम प्रकाश हुड्डा और सुखबीर सिंह जोरावर, ये तीनों ने आज सुबह मुख्यमंत्री से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कुछ इस मुलाकात के अंदर भावुक हो गए। उन्होंने तीनों विधायकों से ये जानना चाहा कि आखिर आप लोग मेरे से नाराज होकर क्यों चले गए। मैंने आपकी सारी बातें मानी है। मतलब ऐसा नहीं है कि इस पूरे घटनाक्रम में अशोक गहलोत आहत नहीं हुए। शायद मुझे लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस हाईकमान ने एक तरफा ये निर्णय लिया सचिन पायलट के साथ दिल्ली में बैठकर, उसको शायद अभी तक क्या नाम से जो अशोक गहलोत साहब हैं वो उसको पचा नहीं पा रहे, या ये कहा जाए कि उससे वो आहत है। इसीलिए उन्होंने आज जब जयपुर में जैसलमेर के लिए जब जयपुर से रवाना हुए तो उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे जितने भी विधायक थे वो मेरे साथ थे, मेरे साथ रहने वाला कोई विधायक भी इधर उधर नहीं गया। मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और मैं उनके अभिभावक के रूप में अब ये काम करूंगा। यानी वो अपने विधायकों को संभाल रहे हैं और सचिन पायलट अपनी बात कह रहे हैं। तो मुझे निकट भविष्य में नहीं लगता कि कोई इनमें दोनों में कोई समझौता हो। लेकिन मित्तल साहब यहाँ पर एक बड़ा लेकिन है। अभी सचिन पायलट जो कुछ कह रहे हैं वो खुद कह रहे हैं। अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी भी व्यक्ति ने अधिकृत तौर पर यह नहीं बताया है कि सचिन पायलट को मनाने के लिए उनकी ये बात मान ली गई है, उनकी ये बात मान ली गई है, उनकी ये बात मान ली गई है। बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी ये कहा जा रहा है कि नेतृत्व परिवर्तन तो नहीं होगा, ये स्पष्ट कहा गया है। तो असली मांग ही इस बात की थी कि नेतृत्व परिवर्तन होगा, तो फिर अशोक गहलोत खेमे के असहज होने की बात कहाँ आती है? नहीं जेपी जी, मेरा ये मानना है कि सचिन पायलट ने अभी तक, कल से लेकर अभी तक यही नहीं कहा कि नेतृत्व परिवर्तन की उन्होंने कोई मांग रखी थी। उन्होंने ये कहा कि जो मैं पहले से कहता आ रहा था, 1.5 साल से जो मैं कहता आ रहा था, वही बात मैं आज भी कह रहा हूं। मतलब जो अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छी सरकार चलाई, मैंने कांग्रेस को क्या नाम से मजबूत किया और कार्यकर्ताओं में जान फूकी, वो सारी बात को नकार रहे हैं। तो मैं ये यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस आला कमान के सामने जो समझौता हुआ इस बात को लेके कि आप क्या नाम से कांग्रेस के अंदर, राजस्थान कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है, मेरा ऐसा मानना है कि वो मतभेद बरकरार है। जी बिल्कुल ठीक है। ओम सैनी साहब, सचिन पायलट ने आज ये भी कहा जयपुर पहुंचने के बाद कि मैंने 1 महीने पहले कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ये कहने का भाव क्या उनका ये माना जाना चाहिए कि वो जो कुछ हुआ है उसको अपनी विजय मानते हैं, और अगर ये विजय है तो कैसे है? थोड़ा सा ये समझाइए ओम सैनी जी। देखिए जेपी जी, एक तो ये कि ये सारा दृश्य जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे पीछे कुछ घटा ही नहीं है और जो कुछ हुआ वो आज हुआ है। दरअसल ये वैचारिक द्वंद्व था जो बहुत तेज़ी के साथ में उभरा और वो जाकर के उसकी परिणति जो हुई वो आज हम देख रहे हैं। वैचारिक द्वंद्व ये है कि एक तरफ तो पार्टी के वो लोग जो कि पार्टी से प्रतिबद्ध हैं और अपनी निष्ठा रखते हैं और उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ ऐसा एक कुनबा आया है कांग्रेस के अंदर जो सिर्फ अपने आप को स्थापित करता है, हर कॉरपोरेट जगत की तरीके से अपने आप को आगे लाना चाहता है। आज के जितने इंटरव्यू मैंने देखा वो लगा कि जैसे एडवर्टोरियल है जिसमें कहीं कोई खोजबीन तो है ही नहीं, उसके पीछे जांचने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से सारे इंटरव्यू मैंने देखे हैं और जैसे वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी पढ़ रहे हैं और सारा जवाब दे रहे हैं, दरअसल वो कैसे मानासर में रहे, वो कैसे बीजेपी के गेस्ट बने, किसने उनको वहाँ पर रखा, ये सब सवाल किसी ने पूछे ही नहीं और न उन्होंने कुछ बोला। ऐसी स्थिति में और दिल्ली में क्या हुआ, कैसे कौन सी चर्चाएं हुई, कैसे फैसले हुए, जैसे आपने संकेत दिया, ये तो कहा ही नहीं कि साहब अशोक गहलोत को तो हटाएंगे नहीं, फिर बाकी मांग क्या रह गई? ये तो नेतृत्व परिवर्तन की सीधी सीधी बात लेकर के गए थे, उसी बात को लेकर के वहाँ पर बैठे हुए थे। और फिर दूसरी बात
कि जिस तरीके से इन लगातार खून पसीने से कांग्रेस खड़ी करने की बात करते रहे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कांग्रेस जब से पैदा हुआ हूँ तब से देख रहा हूँ, और कांग्रेस का अपना एक वजूद है जिसको कि किसी के खून पसीने की जरूरत नहीं है। अच्छा संगठन हो तो स्थापित हो जाता है। साथ साथ में जो यहाँ आकर के इनके जो मिला था कि साहब ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं और पीसीसी चीफ भी हैं, ये अपने आप में बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी था। हम उस वक्त से देख रहे थे कि भाई ये अगर ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तो फिर ये अपनी सरकार को आलोचना कैसे करेंगे प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से। प्रदेश अध्यक्ष अलग होना चाहिए और सरकार अलग होनी चाहिए। ये कंपोजिशन जो बनाया था ये अपने आप में बड़ा नासमझी भरा था, और वही सारा सिलसिला अब कुल मिलाकर के 100 और जो 7 सदस्य थे उनमें से इनके पास में कुल मिलाकर के 19 लोग रहे। तो उन 19 लोगों से आप ये दिखाना चाहते हैं कि राजस्थान के अति लोकप्रिय नेता हैं आप, आपके बगैर राजस्थान चल नहीं सकता। और जो 7 संभागों के अंदर 33 जिलों के अंदर और सारे जन संगठनों के अंदर जो आदमी काम करता रहा है, उसने अपने काम की वजह से एक वक्त में 156 सीटें हासिल की, जो कांग्रेस को मिली उस आदमी को नहीं मिली काम की वजह से, क्योंकि उन्होंने संगठन ऐसा बनाया। उसी आदमी को आप लांछित करना चाहते हैं और इतना प्रताड़ित करना किया आपने कि उस आदमी ने जिस तरह के शब्द बोले वो मेरी समझ से बाहर हैं। मैंने कभी भी अशोक गहलोत से इस तरह के शब्द सुने नहीं, लेकिन मुझे लगा कि ये जैसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी तो घोषित रूप से कहती रही है कि कांग्रेस को जड़मूल से उखाड़ करके फेंकना है। तो ऐसे लोगों के साथ में अगर आप संबंध बनाते हैं और उसके बाद में आप अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं, ये आश्चर्यजनक है। ऐसी स्थिति में जो कुछ जैसलमेर में कल पारित हुआ, लेकिन ओम सैनी साहब, जहां पर भाजपा तो हर डिबेट में, हर बहस में भाजपा की तरफ से तर्क ये होता है जी, भाजपा की तरफ से हर बहस में तर्क ये होता है कि हम कहाँ हैं, हम तो कहीं नहीं थे। और अब तो भाजपा को ये कहने का मौका और मिल गया है कि इनकी तो आपस की लड़ाई थी, देखिए घूम घाम करके वापस आ गए सचिन पायलट। अब देखिए सचिन पायलट लगातार ये कहते आ रहे हैं कि भाजपा की गोदी में कभी नहीं जाकर बैठना था। अशोक गहलोत आज भी ये कह रहे हैं कि भाजपा प्रायोजित षड्यंत्र था ये। जी जी जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हमारे सामने इस तरीके की मायावी चीजें नहीं चलती। हम लोग बड़े अंदर से चीजें समझ सकते हैं और स्पष्ट रूप से स्थापित कर सकते हैं। अगर मैं होता या आप होते तो निश्चित रूप से स्थापित कर देते कि कैसे आपका भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक है, कैसे आपका कहीं और किसी का ताल्लुक है। लेकिन हम चूंकि यही बोल रहे हैं और इन्हीं को सुन रहे हैं, तो इन्हीं की बातों से एक चर्चा का सिलसिला बनता है। बाकी पर सारा सब कुछ बड़ा स्पष्ट है और हमें इसमें कोई स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। निष्ठा और प्रतिबद्धता एक सिंपल सेंटेंस है, जिसको लेकर के एक तरफ मुख्यमंत्री खड़े हैं और दूसरी ओर आप कॉरपोरेट जगत के उन लोगों को देख सकते हैं जो किस तरीके से गए हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य ये गए वसुंधरा जी के भतीजे, और इसी तरीके से बॉम्बे में सारा सिलसिला बना हुआ है। जो नौजवानों का एक है उसकी उस तरीके की दीक्षा ही नहीं है, उस तरीके की शिक्षा ही नहीं है कि कांग्रेस किस लिए बनी है, कांग्रेस किसके लिए कमिटेड है, कांग्रेस प्रियम्बल की कैसे प्रोटेक्टर है, कैसे वाच, उसके बारे में चर्चा ही नहीं करते लोग। ठीक, मैं सुरेश जैन साहब आपके पास आ रहा हूँ। अब 14 अगस्त का जो दिन था वो हालांकि उतना जिज्ञासा जगाने वाला दिन नहीं रह गया है जितना था 24 घंटे 48 घंटे पहले। लेकिन अब क्या लगता है, शक्ति परीक्षण की ज़रूरत रह गई है क्या? जो लोग इसको थोड़ा सा, मैं आपसे आपका जो प्रक्रिया से संबंधित ज्ञान है उसके अलावा आपका राजनीतिक अनुभव के आधार पर भी पूछ रहा हूँ ये सवाल कि जो लोग 1-1.5 महीने से कैंप कर रहे हैं बाहर इस वजह से कि सरकार बच जाए, कोई टूट फूट नहीं हो और सरकार शक्ति परीक्षण में कामयाब हो जाए, वो क्या अब इस मोड़ पर, जबकि दावे अभी भी ये किए जा रहे हैं कि सम्मानजनक बहाली हुई है, शर्तों के साथ बहाली हुई है, तो क्या वो नहीं चाहेंगे कि ये बता दें कि नहीं तुम्हारे बिना भी सरकार बची हुई थी? इसके लिए शक्ति परीक्षण तो अवश्यंभावी लगता ही लगता है। जैन साहब। विश्वास नहीं है कि उनके साथ बहुमत है, इसलिए ऐसा कार्य वो नहीं करेंगे। यदि विपक्ष मांग करता है या अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो फिर बात अलग है। लेकिन ये जो आपने बात कही उसके पीछे छुपी भी बात जो है वो ये है कि इन 102 लोगों को साथ रखने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा जो आश्वासन दिए गए हैं, चाहे वो मंत्री पद के हों, चाहे कहीं और एडजस्ट करने के हों, अब ये 19 आने के बाद इनको भी कोई आश्वासन मिला होगा कि तुम्हारी सम्मानजनक वापसी होगी। तो अब वो जो लोग जिनको पहले आश्वासन मिला, उस आश्वासन की पूर्ति मुख्यमंत्री कैसे करेंगे
और अगर नहीं करेंगे तो क्या ये नए असंतुष्ट पैदा नहीं हो जाएंगे? ये एक गंभीर प्रश्न है। बिल्कुल है। और इसीलिए शायद प्रतिपक्ष के राजेंद्र जी राठौड़ ने जो कहा है कि तूफान से पहले की शांति है, तो उनको यही लग रहा है कि जिनको अशोक गहलोत जी ने आश्वासन, लेकिन जैन साहब समय बहुत कम रह गया है, तो ये बताइए, हम कोरोना के हवाले से जब राजभवन से डिनायल आ रहा था तब ये बात कर रहे थे कि सिटिंग अरेंजमेंट चेंज होगा, कैसे होगा? तो इसका मतलब सिटिंग अरेंजमेंट चेंज करने की गुंजाइश तो है ना विधानसभा में? तकनीकी तौर पर काफी कुछ बदलने वाला है। 2 नंबर की सीट बदलेगी, बाकी कुछ भी बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। ठीक है। अविनेश जी काफी देर से ओम सैनी साहब की बात जब सुन रहे थे तो आप बोलना चाह रहे थे, मैं देख रहा था आपको। भाजपा अपने आप को अब से पहले जब से ये सारी कश्मकश चल रही है तब से अपने आप को इसमें कहती आई है कि हम दूर खड़े हैं, लेकिन जो बाड़ेबंदी आपके यहाँ हुई, वसुंधरा राजे के दिल्ली के दौरे हुए, उसके बाद क्या अब आप ये कह सकते हैं कि इस डर से सचिन पायलट कैंप जो था कि कहीं भाजपा के अंदर से कुछ सपोर्ट नहीं मिल जाए सरकार को, वापस नहीं लौट गया दिल्ली से? अविनेश महर्षि जी, देखिए, बाड़ेबंदी की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जिस तरह से सरकार ने डराने धमकाने का काम शुरू कर दिया था, जिस तरह से उनको चेंज करने की कोशिश की जा रही थी, उससे भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए जिस तरह से बात कर रही थी, ये बात तो ये है। रही बात वसुंधरा राजे जी की, वसुंधरा राजे जी क्या दिल्ली नहीं जा सकती? वसुंधरा राजे जी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी नेता, कद्दावर नेता है, क्या वो दिल्ली में अपने नेताओं से नहीं मिल सकती? और रही बात कांग्रेस की कलई तो जेपी जी खुल गई है। कांग्रेस का आपसी झगड़ा था, और आज सचिन पायलट की पीसी को सुन लीजिए आप लोग। वो सचिन पायलट बार बार ये कह रहे हैं, उनके सारे विधायक बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा बीजेपी का किसी तरह से कोई नहीं है। सचिन पायलट की बात को मान करके जब उनके आला कमान उनके ऊपर विश्वास करके इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं, तो सचिन पायलट झूठ बोल रहे हैं क्या? या तो सचिन पायलट झूठ बोल रहे हैं और या उनका आला कमान समझने में फेर कर रहा है। सही बात तो यह है कि कांग्रेस के अंदर जो तूफान है वो बहुत बुरी तरह से अभी झंझोड़ के रखा हुआ है, और ये तूफान अभी थमा नहीं है। ये एक ट्यूब के अंदर बहुत सारे लीकेज हो गए थे, बहुत सारे पंक्चर हो गए थे। कुछ पंक्चर जो बड़े बड़े पंक्चर थे, उन पंक्चर्स के ऊपर चेपा लगाया गया है कांग्रेस पार्टी की आलाकमान के द्वारा। ये पूरी की पूरी ट्यूब, ये इतनी गहराई से जो आप लोगों को जानकारी रहती है, यहीं से तो ये लगता है कि भाजपा प्रायोजित तो नहीं था ये सब कुछ। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रायोजित कार्यक्रम किसी तरह का कोई नहीं रहता है। भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी के रूप में है। राजस्थान की जनता, 8 करोड़ जनता के बारे में राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है। हम सब विधायकों ने, भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों ने, चाहे कोरोना काल की बात करें और चाहे अब इस एक महीने के अंदर जिस तरह से सरकार 5 स्टार होटल में बैठ करके अपने आप को कैद कर लिया था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने क्षेत्र में जाकर के लोगों के आंसू पोंछने का काम किया, लोगों की बात को सुनने का काम किया और उनके बीच में खड़े होकर के उनकी मदद करने का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी झगड़ा था और ये खुल करके सामने आ गया। ये बातें और विस्तार से आप बोलेंगे, वो जवाब देंगे विधानसभा के सत्र में। दिलचस्प होने वाला है विधानसभा सत्र। लेकिन बाबूलाल, एक आखिरी सवाल, वो संक्षेप में जवाब दीजिएगा। कमेटी बनाने की बात कही गई है कि 3 सदस्यीय कमेटी है जो डिसाइड करेगी कि आपस में क्या ग्रीवेंसेज हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। ये अनुभव के आधार पर बात समझ में नहीं आती कि 2018 में जो मतभेद पैदा हुए थे, 2020 के जनवरी में एक कमेटी बना दी गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि 3 महीने बाद उस पार्टी में 2 फाड़ होती हुई नजर आई। ये नई कमेटी से क्या उम्मीद की जा सकती है? सचिन पायलट अपने लोगों के बीच में, कांग्रेस पार्टी के बीच में, अपने समर्थक वर्ग के बीच में ये बात कह सकते हैं कि उनकी बात को सुना गया है, कमेटी आ रही है, वो हमारी ग्रीवेंसेस सुनेगी, हमारी डिमांड्स पर वो जाकर और फैसला कराएगी और सत्ता में भागीदारी उनके लोगों की भी होगी। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो प्रकरण हुआ है इसमें पार्टी का आला कमान पूरा ध्यान दे रहा है और उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन नुकसान तो हो गया है, इसकी भरपाई कैसे होगी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेंगे सच्चाई सामने आएगी कि अशोक गहलोत को माफ कर दिया है या फिर सचिन पायलट जिस तरह से आज शांत सरल और सच्चाई असल में तथ्यात्मक रूप से, और अपना बाबूलाल समय समाप्त हो गया है। सच्चाई असल में समझ में तब आएगी अगर मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। ओम सैनी साहब, आपका लंबा तजुर्बा है, मित्तल साहब आपका भी, सुरेश जैन साहब आपका भी। ये सारी बातें, क्लैरिटी इन बातों को लेकर कि वास्तव में क्या कोई शर्तें थी, और शर्तें थी तो क्या थी, किस हद तक माना गया, किस हद तक नहीं माना गया, इसका एक ही पैमाना होगा जो समझ में आता है, मंत्रिमंडल विस्तार। किस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, उससे शायद इस बात का अंदाज़ा लगाया जाएगा कि वास्तव में 11 तारीख को, 10 तारीख को, 10 अगस्त को दिल्ली में क्या हुआ था। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज मेरे साथ प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।